नमस्कार, मैं हूं जयकृति योगी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। अदरक की खेती अपने राज्य में बड़े पैमाने पर की जाती है और अभी इसकी फसल बुआई के समय अनुसार बढ़वार अलग अलग अवस्थाओं पर है। इस समय खेत में जल भराव, खरपतवारों की अधिकता, रोग और हानिकारक कीट अदरक की फसल की बढ़वार को बाधित करते हैं। इसीलिए इस समय फसल में कुछ जरूरी प्रबंधनों को करने की जरूरत होती है, जिनके बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला मुजफ्फरपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रोहित मौर्य। जिन किसान भाइयों ने अदरक की फसल लगा रखी है उनकी फसल इस समय स्टैंडिंग पोजीशन में होंगे। और उसमें इस समय क्या है कि पानी की कमी, अगर बरसात नहीं हो रहा है तो पानी निरंतर देना चाहिए 3 से 5 दिन के अंतराल पे, और ज़्यादा पानी वहाँ पे रुके ना। इतना पानी देना है कि पानी उनके खेतों में संचित ना हो या फिर स्टैग्नेशन ना हो, और पानी का निकास अच्छी तरह से होता रहे। और उसमें अगर देखें घास का प्रकोप हो रहा है तो घास की इंटेंसिटी यानी उसका जो घनत्व होता है 2-3 मीटर स्क्वायर में देखने के बाद उसको घास से निकालते रहना चाहिए। लेकिन वैसे ज़्यादा इस समय घास तो होता नहीं, घास से बचाने के लिए हम मल्चिंग कर सकते हैं। मल्चिंग करने से क्या होता है, हमारा मॉइस्चर भी कंजर्व होता है और घास की इंटेंसिटी कम हो जाती है, जिससे किसान भाइयों को कम मेहनत करना पड़ता है और कम उनका लागत लगता है, अच्छी उपज मिल जाती है उनके क्रॉप में। और उसके लिए उनको ये करना चाहिए कि जब उसमें वो अपना क्रॉप लगाए हैं या फिर क्रॉप लगा चुके हैं, उसमें उनको घास पत्ती से ढक देना चाहिए या फिर पलवार लगा देना चाहिए। पलवार लगाने के लिए वो हरी घास की पत्तियां, जैसे शीशम की पत्तियां हुई और कुछ जैसे आपका मक्का का पलवार हुआ, वो लगा सकते हैं। और मक्के के साथ साथ आप धान का पलवार लगा सकते हैं, या फिर काली पॉलीथीन होती हैं जो जिनको बोलते हैं ब्लैक मल्चिंग पॉलीथीन, उसको भी लगा सकते हैं, जिससे उनका मॉइस्चर कंजर्व रहेगा और घास में कमी आएगी। और किसान भाइयों, इसमें एक चीज़ और देखना है कि आपको जो आप इसमें मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर डालते हैं, खाद डालते हैं, उसका बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए। इसमें ज़्यादा आप नाइट्रोजन नहीं डाल सकते हैं। इसमें 75 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी यूरिया 75 किलोग्राम 2 बार में डालना है। आपको पहली बार जब डालना है तो 30 से 35 दिनों बाद डालना है। जब आप पहली बार निराई गुड़ाई करते हैं, उसको डालने के बाद उसको मिट्टी चढ़ा देते हैं, और दूसरी बार जब डालते हैं तो 60 से 65 दिनों बाद दूसरी बार यूरिया डालते हैं। और जो बची हुई आपकी फास्फोरस और पोटास है, वो 50-50 किलोग्राम फास्फोरस, 50 किलोग्राम पोटास बुआई के समय ही डाल देते हैं। और जब पहली बार यूरिया डालते हैं 30 दिनों बाद, और दूसरी बार डालते हैं 60 दिनों बाद। तो 60 दिनों बाद जब डालते हैं तो देखते हैं कि उसमें मिट्टी हटी ना हो प्रकंद से, या फिर कंद दिखे ना, बाहर ना दिखे। जब यूरिया डालते हैं उसके बाद उसमें मिट्टी चढ़ा देते हैं ताकि उसका अच्छे से ग्रोथ हो, बढ़वार हो। किसान भाइयों, अदरक की फसल में लगने वाला प्रमुख रोग है कंद गलन रोग। ये रोग अदरक के कंदों को सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है। अदरक के कंद पर हल्के भूरे काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। ये रोग अधिक जल जमाव वाले क्षेत्रों में सबसे ज्यादा होता है, जिस कारण प्रकंद सूख जाते हैं और कंद को दबाने से कंद आसानी से दब जाता है। और इसके साथ साथ जब उनका क्रॉप जिसे बढ़ता जाता है तो उसमें ये ध्यान देना चाहिए कि उसमें देखेंगे कि रोग लगता है। तो इस समय जुलाई से लेकर अक्टूबर तक उसमें रोग लगता है, और जिसको जो पत्तियों पर धब्बा के रूप में लग जाता है उसको पड़ धब्बा रोग बोलते हैं, लीफ ब्लॉच। लीफ ब्लॉच में क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं उस पर धब्बे पड़ने लगते हैं, छोटे छोटे धब्बे बनते हैं, वो फिर धीरे धीरे वो भूरे रंग के होते जाते हैं, सफ़ेद से भूरा होता जाता है। जब वो भूरा होता है तो धीरे धीरे पूरे पत्ती पे फैल जाता है। जब पत्तियों पे फैलता है तो पत्तियां सूखने लगती हैं, पीली पड़ जाती हैं। तना मृदु विगलन रोग, जिसको बोलते हैं फ्रूट रॉट डिजीज, और ये भी डिजीज उसमें लगती है या फिर ये रोग लगता है। इसमें क्या होता है कि ये इसके जो तने होते हैं, जिसको सीडोस्टेम बोलते हैं, उस पर पानी जैसा होने लगता है और पनीला जैसा हो जाता है, और धीरे धीरे वो सूखने मतलब गीला होते हुए ऊपर की तरफ बढ़ता है, और वो तना जहाँ से जुड़ा होता है, अपने कंद से जुड़ा होता है, वहाँ से टूट के गिर जाता है, और पूरा का पूरा उसका जो प्रकंद होता है, जो कंद होता है, उस पर भी पानी जैसा हो जाता है और वो सड़ जाता है, जिसकी वजह से ये सड़ने के बाद दूसरे पौधों पे फैलने लगता है। तो इससे बचाने के लिए हमको क्या करना है कि जिस पौधे में देखिए ये लगा हुआ है उसको हम निकाल देते हैं, उखाड़ के उसको फेंक देते हैं या फिर वहाँ से हटा देते हैं, ताकि और दूसरे पौधों में डिजीज ना लगे। तो इसमें देखते हैं जब पौधे बढ़ते हैं, जब पौधे के बढ़ने के टाइम पे इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जब मीडियम में होता है, जब इसका प्रकंद बढ़ने का टाइम होता है तो उसमें कम वर्षा या फिर कम पानी की जरूरत होती है, और जब इसकी खुदाई के समय में इसमें कम पानी की जरूरत होती है। और यानी जब खुदाई करना हो तो उससे 1 महीने पहले इसमें पानी डालना हम बंद कर देते हैं, ताकि उसका अच्छे से फैलाव हो सके और अच्छे से इसकी खुदाई की जा सके। जब खुदाई करना हो तो उसके 2-3 दिन पहले या फिर 1 हफ्ता पहले आप पानी डाल के छोड़ दें, और जब फिर खुदाई करना हो तो 1 हफ्ते बाद उसकी खुदाई कर लें। खरीफ मौसम में सब्जियों की खेती करके अनेक किसान भाई अच्छा लाभ कमाते हैं। इसी लाभ को देखते हुए हमारे जो किसान भाई लौकी की खेती करना चाहते हैं तो ये समय इसकी बुआई के लिए उपयुक्त है।
तो आप लौकी की उन्नतशील किस्मों का चयन कर खेत की तैयारी और खाद उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग कर लौकी के बीजों की वैज्ञानिक तकनीक से बुआई कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर एन.के. सिंह। किसान भाइयों, जब हम कद्दू वर्गीय सब्जियों की बात करते हैं उसमें लौकी एक प्रमुख फसल है जो खरीफ के मौसम में लगाई जाती है। लौकी एक ऐसी फसल है जिसको आज हम व्यापक पैमाने पर लौकी के जूस, लौकी की सब्जी, लौकी के हलवे के रूप में उपयोग कर रहे हैं और भारी मांग रहती है लौकी की। लौकी की खेती अगर कद्दू वर्गीय सब्जियों में हम देखें तो बहुत महत्वपूर्ण फसल है आने वाली खरीफ के मौसम में। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहले हमें किस्मों का चुनाव करना है जो अच्छी गुणवत्ता के फल दें और अच्छी उत्पादन क्षमता वाली किस्में हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक काशी गंगा किस्म है, पूसा संतुष्टि है, पूसा नवीन है, ये सरकारी संस्थाओं द्वारा उन्नत जो किस्में निकाली गई हैं। इसके अलावा वरद है, श्रमिक है, ये जो किस्में हैं, संकर किस्में हैं, इनको भी हम लगा के अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाई लौकी की खेती करने के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार से करें और फसल की अच्छी बटवार के लिए कौन कौन से खाद उर्वरक ले और बुआई के समय तथा फसल में कितनी मात्रा में इस्तेमाल करें, इन सब के बारे में जानते हैं। बारिश में लौकी की खेती के लिए हमें सबसे पहले ऐसे खेत का चुनाव करें जहां जल निकासी का उचित प्रबंध हो, खेत में पानी की भराव की स्थिति न बने। उसके पहले हमें कल्टीवेटर से अच्छी जुताई करके खेत को तैयारी करनी है। 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास की मात्रा हमें प्रति हेक्टेयर के मान से अंतिम जुताई के समय डालनी चाहिए। इसके अलावा 20 से 25 टन अच्छी सड़ी पकी अगर गोबर की खाद उपलब्ध है तो उसका उपयोग करना चाहिए, और अगर केचुआ खाद है तो 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर केचुआ खाद का उपयोग करें। फसल को कीट और रोगों के प्रकोप से बचाने का सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है बीजोपचार करना। तो इसके लिए थीरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। लौकी की खेती से अधिक पैदावार तभी मिलेगी जब बुआई सही ढंग से, उचित दूरी और समय पर की जाएगी। तो लौकी की बुआई कब और कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में उचित सुझाव के लिए मिलते हैं। रेस्ड बेड में हमें ऊंची उठी हुई बेड बना के इसको लगाने के लिए हमें करीब 2 मीटर कतार से कतार की दूरी और 20 से 20 जो पौधे से पौधे की दूरी रखते हैं वो भी हम 1.5 से 2 मीटर की रखते हैं। थाले बना के इसको हमें बीच में कम से कम 2 बीज की बुआई की जाती है। और बुआई के पश्चात किसान भाइयों, जैसे लौकी और एक बेल वाली फसल है, इसको हमें मंडा बना के ऊपर चढ़ाने का, बरसात वाली जो लौकी की फसल अगर हम नीचे इसको छोड़ते हैं तो इसमें जब बारिश के मौसम में इसकी बेलें खराब होती हैं, फल की गुणवत्ता होती है, वो गलने की समस्या आती है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों लौकी की फसल के लिए हमें मंडा बनाने की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए हम चाहें तो बांस से या जो हमारे परमानेंट स्ट्रक्चर आते हैं, सीमेंट के पोल, ये जो नेट आती है उसके द्वारा, बारबेड वायर के द्वारा बना के हम मंडा पे उस पे लौकी की हमारी जो बेल होती है उनको चढ़ाना चाहिए, ताकि जो हमारे फल हैं वो नीचे अच्छी गुणवत्ता के लगेंगे और ज्यादा से ज्यादा फल लगते हैं। किसान भाइयों, लौकी की बुआई के बाद फसल का प्रबंधन किस तरह करें कि फसल की अच्छी बटवार हो और आने वाले दिनों में अच्छी गुणवत्ता की भरपूर पैदावार मिले, इन सब के बारे में जानते हैं। और किसान भाइयों, जो शुरुआती अवस्था में जब हम देखें तो खरपतवार का, चूंकि बारिश वाली लौकी की फसल में खरपतवार की बहुत समस्या आती है, तो खरपतवार के निदान के लिए जैसे ही हमारी 20 से 25 दिन की फसल होती है उस समय हमें निदाई गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ाने का कार्य अवश्य करना चाहिए। और चूंकि बारिश के मौसम में हम लौकी की फसल ले रहे हैं तो खेत में जल भराव की स्थिति न हो, जल निकासी का उचित प्रबंध करना आवश्यक है। साथ ही साथ कई बार हम देखते हैं किसान भाइयों की कई बार वर्षा की निश्चितता के कारण लंबे समय तक सूखे की स्थिति बन जाती है। ऐसी अवस्था में हमें नाली के माध्यम से जब रेस्ड बेड में लगाएंगे तो नालियों में सिंचाई अवश्य करना चाहिए, ताकि हमारे फसल में नमी बनी रहे। जो भी जानकारी बताई गई है, अगर आप खरीफ के मौसम में लौकी की फसल में उपयुक्त जानकारियों को आप अपने समाहित करते हैं अपनी खेती में, तो निश्चित ही आप लौकी की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करके अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, फलोत्पादन में पपीता की बात की जाए तो इसकी बाजार में वर्ष भर मांग बनी रहती है। इसीलिए हमारे प्रदेश के किसान पपीता की खेती करके अच्छी आय कमा रहे हैं। और इसी लाभ को देखते हुए जो किसान भाई पपीता के बाग लगाना चाहते हैं तो वे किसान पपीता की कौन कौन सी उन्नत किस्मों का चयन करें और किस प्रकार से करें इसकी खेती, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं डॉक्टर मनीराम चौधरी। आज हम आपको पपीते की खेती के बारे में बताएंगे कि ये जो पपीते की जो नर्सरी तैयार हो रही है
नर्सरी तैयार करने के लिए क्या कि ज़्यादातर तो ताइवान पपीता जो काम में आता है, इसके अलावा अर्का, सूर्या अर्का, प्रभात, ये और वैरायटी आ गई है जो हाइब्रिड हैं। ताइवान जो वैरायटी है उसमें जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है, लगभग एक पेड़ में 1 क्विंटल तक आराम से आ जाता है। जब इसकी पौध तैयार करते हैं तो कोकोपीट के अंदर लगाते हैं। देखिए ये कोकोपीट के अंदर बीज डाले हुए हैं, इसके अंदर क्या आधा भाग वर्मी कंपोस्ट है और आधा भाग जो है वो कोकोपीट है, नारियल का बुरादा है। ये इसलिए लगते हैं क्योंकि एक तो इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, इसके अंदर नमी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है। दूसरी बात, जब ये जर्मिनेशन हो जाएगा तो इसको निकालने में बहुत ईजी रहेगा। अगर मिट्टी में आप डालोगे तो ये निकल नहीं पाएगा, जड़ टूट जाएगी। तो इसलिए इसको कम से कम 15 दिन से इसका जर्मिनेशन आता है और 20-25 दिन बाद के अंदर इसको हम इस तरह से जो तैयार थैलियाँ हैं उसके अंदर भर देते हैं। थैली भरने का तरीका ये है कि थैली के अंदर भी 2-3 छेद पहले करते हैं ताकि ज़्यादा पानी आ जाए तो एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा। इसके अंदर भी क्या है कि 2 भाग मिट्टी के और 1 भाग वर्मी कंपोस्ट के मिला करके और थैलियों को भरते हैं और फिर इसके अंदर जो है तैयार ये जो पौधे वो लगा देते हैं और लगाने के 15-20 दिन बाद में ये पौधे बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। पपीता की पौध तैयार होने के बाद जुलाई-अगस्त माह में रोपण कर सकते हैं और पौधों का रोपण करने के लिए आपको एक निश्चित दूरी पर गड्ढा खोदना होगा। इसके लिए आपको इस टाइम, अब टाइम अच्छा है, 2 बाय 2 मीटर के ऊपर 1.5 बाय 1.5 के गड्ढे खोद के तैयार रखें और उसके अंदर जो गड्ढे खोदे हैं तो उसके अंदर ऊपर वाली 1 फीट की मिट्टी अलग डालो और नीचे वाली 1 फीट की मिट्टी अलग डालो। और जब भरते हो तो जो ऊपर वाली मिट्टी है 1 फीट की, उसके अंदर खड़ी गली गोबरी खाद है 1-1.5 किलो, वो उस वर्मी कंपोस्ट वगैरह है, ये उसके अंदर मिला करके उस गड्ढे को वापस भर देते हैं। किसान भाइयों, पपीते के पौधे लगाने से पूर्व गोबर की खाद 10 किलोग्राम, यूरिया 100 से 150 ग्राम, DAP 240 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 170 ग्राम मिलाकर प्रति गड्ढे के हिसाब से डालना चाहिए ताकि पपीते के पौधों को अच्छी बढ़वार मिल सके। इसको जब लगाएंगे तो पहली बारिश के बाद में इसको अपने खेत में आराम से रोपाई कर दें और घास फूस खेत के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, खेत को बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। इस हिसाब से 1 बीघा के अंदर, जैसे यहाँ का जो 1 बीघा होता है वो 2000 वर्ग मीटर का होता है, तो 500 पौधे आएंगे और 1 हेक्टेयर के अंदर 2500 तक पौधे आ जाते हैं। सबसे मेन बात वो है कि जब आप इसकी पिलाई वगैरह करते हो या तो ड्रिप से करो, बाकी इसके तने के डायरेक्ट अगर पानी लगेगा तो इसके अंदर डैम्पिंग हो जाएगी और पौधा पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए जब पौधे अपन लगाते हैं तो पौधे के चारों तरफ मिट्टी का एक प्लेटफार्म बना दिया जाए ताकि उसकी जड़ों के पानी संपर्क में नहीं आए तने के, और धीरे धीरे पानी चारों तरफ रहे और वो पौधा अपना लेता रहेगा। इस एरिया में राजसमंद में ज़्यादातर किसान जो है वो रजके में लगाते हैं। तो रजके में क्या कि उसकी डोली पे लगाते हैं, डोली में डायरेक्ट इसके तने के संपर्क में पानी नहीं आएगा और धीरे धीरे पानी लेगा तो बहुत अच्छा उसके अंदर होता है। तो वो क्या कि डबल प्रस्तुत होता है। रजका क्या कि लेग्यूम क्रॉप है, वो इसको नाइट्रोजन देती है और उससे डबल फायदा उसको हो जाता है। पपीते के पौधों में कई प्रकार के कीट रोगों का प्रकोप भी होता है जिनका समय पर नियंत्रण करना जरूरी है। और जब इसको लगाएंगे, लगाने के 3 महीने बाद में इसमें फ्लोरिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर आप जुलाई में लगाते हो तो सितंबर अक्टूबर में उसमें फ्लोरिंग आ जाएगी और फरवरी मार्च पूरी जो है ना 1.5 साल तक वो आराम से चलेगा। सबसे मेन जो बीमारियाँ इसकी आती है वो आती है वायरस। इसके लिए क्या है कि हर 15-20 दिन से आपका इमिडाक्लोपिड एक स्प्रे, फिर उसके 15 दिन बाद में डाइमिथोएट का स्प्रे अल्टरनेट करते रहना चाहिए, जिसके से क्या कि छोटे छोटे मच्छर वगैरह वो मर जाएंगे और इसके अंदर वायरस नहीं आएगी तो माथाबंदी नहीं होगी और पौधा आराम से बढ़ेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव जगमोहरा, जिला समस्तीपुर के सुखदेव राय ने। आपने प्लास्टिक गोबर गैस संयंत्र के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। गाँव में हमने ये पाया कि चारों ओर गोबर बिखरा रहता है और 1 मीटर क्यूब के इस संयंत्र से हम 5 सदस्यों के परिवार को दिन भर के जितनी गैस जलने की आवश्यकता होती है वो हम पूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि दिन में चाय बनाना, खाना बनाना और ये कार्य किए जा सकते हैं। और जिसके पास एक गाय है वह इस संयंत्र से गोबर गैस उत्पन्न कर सकता है। इससे एक दिन में 1.5 लीटर तकरीबन गैस बनती है। हमारे प्रदेश के लगभग सभी किसान पशुपालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और इन पशुओं का पालन करके अधिक दूध का उत्पादन भी ले रहे हैं।
लेकिन अधिकतर किसान पशुओं का गोबर सीधे खेतों में प्रयोग करते हैं। यदि किसान इस गोबर का उपयोग गोबर गैस बनाने में करे तो इससे कई फायदे होंगे। वैसे तो हमारे यहाँ गोबर गैस बनाने के कई डिजाइन प्रसिद्ध हैं, जिसमें आज हम आपको प्लास्टिक बायोगैस संयंत्र के बारे में बताएंगे, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काफी सस्ता और उपयोगी है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं बायोगैस संयंत्र की कार्यविधि एवं उपयोगिता के बारे में, जो इस प्रकार से है। ये 1 क्यूबिक मीटर का संयंत्र है। इसमें हम फीडर के अंदर, ये बाहर का ड्रम है, इसके अंदर ये फ्लोटिंग ड्रम है और अंदर एक फीडर है। तो फीडर के अंदर लगभग 30 बाल्टी गोबर का घोल तैयार करके और इस इनलेट में गोबर का घोल डाला जाता है। वह गोबर का घोल जब फीडर में आ जाता है तो लगभग जो है वो घोल की मात्रा इस क्षेत्र तक आ जाती है। तब हम इसे ऊपर से फ्लोटिंग ड्रम से, ये 1 क्यूबिक मीटर का संयंत्र है, इसमें 30 बाल्टी गोबर के घोल को हम फीडर के अंदर डाल देते हैं। डालने के पश्चात हम इस फ्लोटिंग ड्रम को इसके ऊपर फिट कर देते हैं, जिसमें ये नोब लगी हुई है जिससे कि गैस बाहर आती है। और ये इसमें एक अतिरिक्त पानी का डाला हुआ है ताकि वो गैस इससे जो है पानी से बाहर ना निकले। तो हमारी गैस तैयार होगी, उसके लिए हम पहले इस नोब को बंद कर देते हैं और नोब बंद करने के बाद में लगभग 20-21 दिन तक हम इसे इसी अवस्था में रखते हैं। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, जब ये 3 दिन के अंदर ये ड्रम पूरा इसकी ऊंचाई तक भर जाता है गैस से, तो हम इस फ्लोटिंग इसका नोब खोल के और पूरी हवा उसमें से निकाल देते हैं। फिर वापस नोब बंद कर देते हैं। नोब बंद करने के बाद वापस 4-5 दिन बाद में ये फ्लोटिंग ड्रम जो है गैस से भर जाता है। इस तरीके से हम 3 बार ये प्रक्रिया दोहराते हैं 21 दिन में। 3 बार प्रक्रिया दोहराने के पश्चात एकदम प्योर गैस इसमें तैयार हो जाती है। इस तरीके से तैयार गैस में हम डेली 1 बाल्टी लगभग जो है गोबर का घोल तैयार करके इस फीडर में डालेंगे। प्योर बायोगैस जब तैयार हो जाती है तो हम इसको गैस स्टोव के साथ अटैच कर देते हैं। गैस का जो स्टोव है जिसमें हम कार्य करते हैं, उसके अंदर नोजल बड़ा होता है। जो एलपीजी गैस का स्टोव है उसके अंदर नोजल का साइज़ पतला होता है, क्योंकि उसके सिलेंडर के अंदर प्रेशर होता है। तो इसलिए हम इसका जो स्टोव है वो गोबर गैस या बायोगैस संयंत्र का स्टोव का नोज़ल बड़ा रखते हैं और उसको कार्य करने में, ताकि बिना कम प्रेशर में भी वो कार्य कर सके। और गैस स्टोव के साथ अटैच करके हम इससे डेली की अपनी जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो पूर्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त हम इसका बलून भी मिलता है मार्केट में, लगभग 3-1 हज़ार का इस बलून मिलता है, गोबर गैस बलून। उसको हम इसके साथ में, संयंत्र के साथ में यदि जोड़ दें तो उस बलून को भर के और अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। वो बलून का कैपेसिटी 5 से 10 लीटर की गैस उसमें आ जाती है, जो कि कम से कम 7-8 दिन वो चलाया जा सकता है। और इसके पीछे साइड में इसकी स्लरी निकलती है, तो वो स्लरी हमारे खाद के रूप में कार्य करती है। इसलिए हमने इस स्लरी को कंपोस्ट पिट में डाला हुआ है, ताकि यह जो है खाद के रूप में तैयार हो जाए, जिसे हम अपने खेतों में उर्वरकता बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकें। किसान भाइयों, अब आइए एक नजर डालते हैं बायोगैस संयंत्र लगवाने के फायदे के बारे में, जो इस प्रकार से है। ये गैस खाना बनाने के काम आती है, इससे प्रकाश की प्राप्ति होती है। इस गैस का उपयोग सिंचाई यंत्र चलाने में कर सकते हैं। इससे उच्च गुणवत्ता की खाद मिलती है, पेड़ों की कटाई कम होती है एवं पर्यावरण संरक्षण में सहायक होता है। इस मॉडल के आधार पर ही हमने एक मॉडल तैयार किया है, जिसकी कीमत लगभग जो है 9 से 10 हज़ार के बीच में आई है। और 9 से 10 हज़ार के बीच में जो कीमत है वो वन टाइम है, क्योंकि ये प्लास्टिक के ड्रम है। और प्लास्टिक के ड्रम में एक सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि इसमें एक ऐड किया गया है, ये पानी डाल के हमने इसको जो है फिल्टर के रूप में यूज़ किया है, ताकि अंदर की गैस जो है अंदर ही रहे, बाहर का गैस अंदर नहीं जाए। किसी भी प्रकार का लीकेज होने पे इस प्लास्टिक के फ्लोटिंग ड्रम की एक खासियत यह है कि इसको सुधारा जा सकता है। तो ये किसान भाई के एक छोटे परिवार के लिए बहुत ही अच्छा साधन है ये संयंत्र है। घरेलू गैस से यदि कंपेयर करें तो हमें ये मिलता है कि इसमें
जो हमारा गोबर है वो रास्ते में डला हुआ रहता है, उस गोबर का हम उपयोग कर सकते हैं। घरेलू गैस के अंदर लगभग एक सिलेंडर जो है वो 700-800 रुपये का पड़ता है। सब्सिडी के पश्चात भी वो 450-500 रुपये का सिलेंडर पड़ता है। उसको लाने ले जाने करने इन चीज़ों में गांव में बड़ी परेशानी आती है, समस्या आती है। उस समस्या से निजात पाया जा सकता है। इसकी सेल्फ लाइफ लगभग जो है 5 साल है और 5 साल के बाद भी ये कुछ नहीं होता इसका, क्योंकि ये अनब्रेकेबल मटेरियल से बना हुआ है। अगर कोई चीज़ टूट जाती है तो हम इसे वापस सही कर सकते हैं। ये संयंत्र है, इसकी कॉस्ट 18,000 है और 2 साल के अंदर अंदर इसकी कॉस्ट जो है किसान को वापस मिल जाती है और साथ में ही वो इसमें लगातार अपनी गैस से घरेलू कार्य कर सकता है और साथ साथ में वो इसके अंदर जो स्लरी निकलती है उस गोबर को हम खेत में अपना उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोग। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, News 18 बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-419-2155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।